मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को क्या हाल है भाई? आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 9 में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों, एक छोटी लेकिन बहुत मोटी इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि हम लोग 24 मई और 31 मई इन 2 दिन पूरे यूपी में ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ताकि जब 8 जून को आप पेपर देने जाएं तो आपको वही फील हो जो अभी आप 8 जून को पेपर देने जाएंगे, तब जो फील हो वही यहाँ पे भी फील हो। 24 और 31 तारीख पेपर का लेवल हमने बिल्कुल वही रखा है जैसा पेपर में आना चाहिए। तो 24 और 31 तारीख को पूरी यूपी में एग्जाम है। अब बात ये आती है कि इस एग्जाम को दे कैसे और कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिले। कैरियरविल ऐप निकालिए। जैसे ही कैरियरविल ऐप निकालेंगे तो ऊपर है ना, आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा एसएससी, रेलवे, इस तरह से उसे स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो एक कॉलम आएगा ऑफलाइन टेस्ट का। जैसे ही ऑफलाइन टेस्ट को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए मेरे बच्चे, सीधा पढ़ाई पर बात करते हैं। और भाई, अगर आपको हमारे कंटेंट में मजा आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट में बता सकते हैं। कह रहा है यार किससे डिवाइड होगा। देखो यार, 3-4 नियम मैं समझाता हूँ मेरे बच्चे। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर इवन नंबर है, एन अगर एक सम संख्या है, तो मेरे बच्चे ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा और ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो मेरे दोस्त ये नंबर हमेशा ही ए माइनस बी से ही डिवाइड होगा। और एक नियम ये भी रहता है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन अगर एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो मेरे बच्चे ये नंबर ए प्लस बी से डिवाइड होगा अगर ओड नंबर है। ये 3 रिजल्ट होते हैं, इनमें डिटेल में हम बात किसी दिन और कर लेंगे। अब बात यह कि 2 की पावर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 6। आप कहेंगे बात तो अभी वही है। तो 2 की पावर 3 हुआ 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। एक की जो मर्जी पावर लगाओ यही आएगा। अब फंडा बन गया कि भाई ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन एक इवन नंबर है, 6, ये एक इवन नंबर है। तो ये रिजल्ट हमेशा ही 8-1 से भी भाग होगा और 8+1 से भी भाग होगा। यानी ये हमेशा ही 7 से भी भाग होगा और 9 से भी भाग होगा। अब 7 ऑप्शन में दे रखा है, तो बस वो आंसर आ गया। हाँ जी, सीधी बात, नो बकवास। आई कहता है बोर्ड मास है भैया, नियम लगाइए और आंसर छांट के दीजिए। पहले ब्रैकेट, 55 को 5 से भाग देंगे 11, 16 में 11 गया 5, यहां आया 5, तो -5। पहले का सोल हो गया डिवीजन, बोर्ड मास में ऑफ सोल होता है पहले, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12। अब 96 को 12 से भाग देंगे तो 12×8 = 96, 8 आया। तो 8-5, ये बाहर माइनस और ये 5। तो आप कहेंगे जी देखिए, 8 में 5 गया 3, 5 में 3 गया 2। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर आ। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है भाई 12 संख्याओं का औसत 42 है। 12 संख्याएं और 12 संख्याओं का औसत है 42। कहता है अंतिम 5 संख्याओं का, यानी लास्ट 5 नंबर जो है उनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 40। और पहली 4 संख्याओं का, फर्स्ट 4, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 दे रखा है। ये भी बात सही है। अब भैया यहां से यहां के बीच में अगर 4 संख्याएं हो गई तो टोटल 12 संख्याएं थी, 12 में से 5 और 4 9 संख्या हुई, तो बची कितनी? 3 संख्याएं बीच की होगी। तो चौथे के बाद 5वीं संख्या होगी, छठी संख्या होगी और 7वीं संख्या होगी। ये संख्याएं बीच में होंगी और फिर आखिरी 5 संख्या। अब इन लाइनों को थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है। इसे थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। कह रहा 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत याद, लेटर ऑन पढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे यार होना चाहिए 42 है, 44 कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। कितनों पे? 4 पे। 8 ज्यादा। होना चाहिए 42 है, 40 कितना कम? 2 पे। कितनों पे? 5 पे। तो 10 कम। तो मेरे बच्चे 10 कम और 8 ज्यादा, तो हम कहेंगे अभी भी 2 कम बन रहा है, तो यानी यहां 2 बढ़ाना होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 कितनी संख्याओं पे? 1 2 3 संख्याओं पे बढ़ेगा।
तो यानी औसत में 2/3 का इंक्रीमेंट होगा। तो इन संख्याओं का जो औसत होगा ना वो 42 सही 2/3 होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जिन बच्चों ने मुझसे कभी एवरेज पढ़ा है वो इस बात को जान पाएंगे। अब इससे आगे की लड़ाई लड़ते हैं। जब इतनी बात पल्ले पड़ गई तो आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। कहता है छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। मैं पांचवी संख्या को x मान लेता हूं। तो जो छठी संख्या है वो पांचवी संख्या से 6 कम है और कहता है सातवीं संख्या से 5 कम है। कहता है जो छठी संख्या है वो सातवीं से 5 कम है। या इसको और ज्यादा आसान क्या रहता है कि आप करिए क्या कि छठी को x मान लीजिए। तो सवाल में कह रहा है छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, यानी ये वाली वैल्यू से 6 कम है, तो यानी ये x+6 रही होगी। और छठी संख्या सातवीं संख्या से 5 कम है, सातवीं से 5 कम है तो ये रही होगी x+5। तो ये थोड़ा ज्यादा आसान होगा। अब क्या करें? अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पांचवी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करो। तो पांचवी संख्या x+6 और सातवीं संख्या x+5, कहते हैं इनका एवरेज बताओ। तो दोनों का बटे जोड़, तो ये निकालेंगे तो यह आएगा 2x+11/2। 2 से इसे भाग देंगे तो आएगा x जमा 11/2। 11/2 का मतलब अगर आप पॉइंटों में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5.5। यह आएगा मेरे भाई मेरा आंसर x+5.5। अब हम यहां चाहें तो इनका औसत निकाल सकते हैं, ठीक है जी, या हम इनका योग निकाल सकते हैं। हमें इन तीनों का औसत पता है, 42 सही 2/3 है। 42 सही 2/3 इन तीनों का औसत है। मैं कह रहा हूं यार इन तीनों का अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालें? तो आप कहेंगे इन तीनों का एवरेज मैं मान लेता हूं x, तो ये तो 0 ज्यादा कम हुआ, ये 6 ज्यादा हुआ, ये 5 ज्यादा हुआ, तो टोटल कुल मिला के कितना ज्यादा है? 11। लेकिन 11 ज्यादा कितनों पे करोगे? 3 पे। आंकड़े तो 3 1 2 3, 3 से भाग दोगे, 3 3 9, 2/3। यानी सही मायने में जो औसत आएगा ना इसका, वो x जमा 3 सही 2/3 आएगा। ये इन आंकड़ों का औसत आएगा। और ये दे रखा है 42 सही 2/3। घटाओगे तो 42 में 3 गया 39, x की वैल्यू 39 आ गई, और 39 में 5.5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 44.5। आंसर आएगा मेरे बच्चे 44.5। हाँ जी, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं। भाई इनको जोड़ेंगे तो x x x 3x आ गया, 6 और 5 11, ये इनका जोड़ आया। और यहां इनका औसत देखें तो 42 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 128/3 आया इनका औसत। तो योग निकालने के लिए औसत को 3 से गुना कर देंगे। यहां से भी x की वैल्यू निकालोगे तो अगेन यू विल गेट 39। 39 यहां रखेंगे, 5.5 जोड़ेंगे तो 44.5 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई चार संख्याएं 12, उसके बाद 28, 21 और 45। कहता है प्रत्येक में x जोड़ते ही समानुपात में हो जाती है। डिटेल आपको आता होगा कि भाई इसमें 12 में x जोड़ दो, फिर 28 में x जोड़ दो, 21 में जोड़ दो, 45 में जोड़ दो। ये है डिटेल। तो सवाल ये कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएगी, यानी नजदीक नजदीक की गुना दूर दूर की गुना। कैलकुलेट करोगे मर जाओगे, मर जाओगे, निकलेगा नहीं तुमसे। तो क्या करना है? ऐसे केसेस में इन दो का डिफरेंस लेना। 12 18 का 28 का डिफरेंस आया 16, इन दो का डिफरेंस लोगे 24, इसका रेशियो ले लो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब 3 की गुना करो 12 से, 36 आया। 2 की गुना करो 21 से, 42 आया। और यहां 2 माइनस 3 करो तो 42 में 36 गया, 6 आया और बटे 1, माइनस से माइनस कट के, यानी 6 जोड़ने पे ये वैल्यू बनेगी। अब हमें पता चल गया कि जो x है ना उसकी वैल्यू आ गई 6। तो 6 में 3 जोड़ा 9, और 6 चौक 24 और 1 25। सवाल में कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का मध्य समानुपात ज्ञात करो। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर होगा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 15, यानी ऑप्शन ए। कहते हैं 180 के 15% में हम क्या जोड़ें कि जो रिजल्ट बन जाए वो 360 का 20% बन जाए। देखिए यार, इस सवाल में ना मतलब बहुत तुरम खाई करने की जरूरत नहीं, छोटा सवाल है। इसका 36 का 20% निकालेंगे 72, इसका 15% निकालेंगे
तो 15 गुना 18 होता है 270, और 270 का आएगा 27। तो अब सोचना है कि 27 में क्या जोड़ें कि 72 आ जाए। ये है ना भाई, जीरो तो गया, 15 8 120, 15 के 15 और 12 27। यही था ना, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर आ जाए। तो सीधी सी बात है भाई, 27 में केवल 45 जोड़ने पे ही ये सेटिंग बैठ रही है। कहाँ नाराज हो रहे हैं भैया, 45 जोड़ने पे ही तो ये सेटिंग बैठेगी। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर। दूसरा तरीका ये था कि आप डिजिटल सम चेक करते हैं क्या, कि देखो यार 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0 है तो गुना करोगे 0 आएगा। यहाँ 6 3 9, इसका डिजिटल सम 0 आएगा। तो जीरो में क्या जोड़े कि 0 आया तो 0। जिस भी आंसर का डिजिटल सम 0 होगा वो आंसर, वो एक ही ऑप्शन है 5 4 9 जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। कह रहा है जी 3 संख्या है ए बी और सी, 3 संख्या है, इनका जो अनुपात है वो 2:3:5 है। कहता है प्रत्येक संख्या में 20%, 40%, 60% की वृद्धि हो तो नया अनुपात क्या होगा। अगर इसमें 20% का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 120%। इसमें 40% इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 का 140%। इसमें 60% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 का 160%। अब 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16। तो जो रेशियो आएगा वो 12:21:40 आएगा। यानी ऑप्शन बी मेरा यहां करेक्ट आंसर। कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले साल 30% बढ़ी, 30% बढ़ा मतलब 10 से 13 हो गई। अगले साल 15% घट गई, 15% यानी 3/20। तो 20 से 3 घट के हो गई 17। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जनसंख्या 200 थी ना, तो आज जनसंख्या होगी 13 × 17। जबकि सवाल में कह रहा है आज जनसंख्या दे रखी है 11,050। तो 13 × 17 रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो 200 की वैल्यू क्या होगी, 200 की वैल्यू क्या होगी। आओ दोस्त सोल्व करते हैं। 13 8 104, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 104 से काटेंगे 6 13 5 65 0, 17 से काटेंगे 17 5 85, गुना करेंगे 0 0 0, 5 2 10। तो मेरे भाई मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,000। कह रहा है यार 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मेरे बच्चे, 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कहता है 35 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। 5 7 35, 5 5 25। तो सीपीएसपी का जो फार्मूला लगेगा वो आ जाएगा 7/5। यानी कॉस्ट प्राइस 7 होगा तो सेलिंग प्राइस होगा मेरे बच्चे 5। सीपी 7 तो एसपी हो गया 5। तो 7 की चीज 5 में बेचोगे तो 2 का लॉस हुआ, और 2/7 100 पे कितना होगा जी, 28 सही 4/7। तो पहली बात तो लाभ नहीं होगा, हानि होगी, और 28 सही 4/7 के आस, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। कहता है 2,000 रुपए की शॉपिंग है, 2,000 रुपए की आप शॉपिंग करने गए मेरे दोस्त। तो इस पे दो नियम है। क्या पहला नियम, या तो 30% का एक इकट्ठा डिस्काउंट उठा लो, या फिर दूसरी कहानी क्या है कि 25% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट उठा लो। ये सक्सेसिव और ये इक्वल डिस्काउंट, एक ही डिस्काउंट। ये सक्सेसिव और ये इक्वल डिस्काउंट है। कहता है दोनों का डिफरेंस बताओ। देखो यार इसमें जब आप फार्मूला लगाओगे ना तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%, 25 × 5/100। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, और यहां है 30%। तो जब डिफरेंस निकालने जाओगे ना तो 25 और 5 30 यहां पे भी है और 30 यहां पे भी है। बस ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 25 × 5/4% कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2,000 का 5/4% कम वैल्यू आएगी। यानी डिफरेंस आएगा 5/4%, परसेंट का मतलब बटे 100। 4 5 20, 5 5 25, तो आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन ए डायरेक्ट। कह रहे यार 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 सालों में इतने रुपए हो जाती है। ध्यान देना मेरे बच्चे, प्रिंसिपल है 6,000 रुपए। कहता है टाइम है 4 साल, टाइम है 4 साल, और 4 साल में जो अमाउंट बनती है, मिश्र धन बनता है, वो 7,800 रुपए हो जाता है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब सेटिंग दौड़ाना।
कि 6,000 रुपये प्रिंसिपल से 4 साल में 7800 रुपये अमाउंट बन जाता है। और सवाल में कह रहा है कि अगर रेट 2.5% बढ़ा दी जाए, देखिए साधारण ब्याज है, यहाँ कोई ब्याज पे तो ब्याज लगना नहीं है। एक बात सीधी सीधी सोचने की, अगर हर साल हम 2.5% ज्यादा ब्याज लें, हर साल अगर हम 2.5% ज्यादा ब्याज लें और ये ब्याज हम 4 साल तक लेते रहें, तो 4 को 2.5 से गुना करेंगे तो जवाब होगा कि भैया 10% ब्याज ज्यादा लेना पड़ेगा हम, 10% इंटरेस्ट हमारा फालतू हो जाएगा। तो 6,000 पे 10% यानी 600 रुपये ज्यादा ब्याज होगा। तो 600 रुपये ज्यादा ब्याज होगा तो 7800 जमा 600 यानी 8400। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 8400। देखिए दो सवाल में कह रहा है कंपनी में इंजीनियरों की संख्या हर 2 साल में डबल हो जाती है। डबल होना मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 1 होना, यानी 2 की पावर 1 बनने में 2 साल लग रहे हैं। तो कह रहा है यार ये बताओ 1024 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो 1024 गुना का मतलब 2 की पावर 10। तो भाई 1 पावर बनने में 2 साल, तो 10 पावर बनने में 10 दूनी 20 साल। 20 साल बाद ऐसा होगा। कहता है ए बी सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया और 53,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने अक्सर आपको क्लास में समझाया कि ऐसे केसेस में ना ये जीरो वीरो जो कैंसिल होता है वो हटा दिया करो, ये जीरो कैंसिल। यानी कुल मिला के तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 53 रुपए का किया है। ए ने बी की तुलना में 5 रुपए ज्यादा लगाए, ए जो है इसने बी से 5 रुपए ज्यादा लगाए, और बी ने सी की तुलना में 6 रुपए ज्यादा निवेश किया, और बी ने सी से 6 रुपए ज्यादा निवेश किया। मतलब अगर सी ने ₹C लगाया होगा तो बी ने लगाया होगा C+6, और ए ने बी से 5 रुपए ज्यादा, तो C+6 से 5 जोड़ोगे तो C+11। तो कुल मिला के इतना इन्वेस्टमेंट तीनों का है। अब अब कुछ नहीं भाई, इनका रेशियो ले ना जोड़ लो इन्हें यार, क्योंकि तीनों का जोड़ तो 53 है। तो जोड़ोगे तो सी 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 कितना हो गया 3C, 11 और 6 17 बराबर 53। अब 3C की वैल्यू क्या आ गई जी, घटाएंगे 13 में 7 गया 6, 4 में 1 गया 3, 36। तो सी की वैल्यू आ गई 12। तो यानी यहाँ 12 रुपये लगे थे, तो यहाँ 12 6 18 रुपये लगे थे, तो यहाँ 12 और 11 23 रुपये लगे थे। यानी इस अनुपात में इनका पैसा इन्वेस्ट होगा। सी की वैल्यू लाई, फिर हमने रख दी। अब कह रहा है यार टोटल प्रॉफिट अगर 31,800 है तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात कर। तो ए का हिस्सा 23 यूनिट है। तो सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए 23 का मल्टीपल क्या है। तो भैया 138 23 का मल्टीपल है, यानी यही आंसर है। लेकिन अगर हमें सोल्व भी करना पड़े तो हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, टोटल देखें तो 18 और 12 30, 18 12 30, 30 और 23 53, 53 यूनिट बन रहा है, जबकि है 31,800। तो 53 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 23 की वैल्यू कितनी होगी। डिजिटल सम लगा लो, कुछ भी कर लो, सोल्व कर देना ऐसे। मतलब मैंने 23 का मल्टीपल देख लिया था, 23 6 138 होता है, यही बन रहा था और कोई बन ही नहीं रहा था। कहता है 6 और 29 का एलसीएम है x। भाई 6 और 29 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप समझते हैं कि 6 और 29 में कुछ कॉमन आ रहा है? बताओ दोस्त। तो आप कहेंगे जी 6 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका एलसीएम जो होगा ना वो इनका प्रोडक्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। और एलसीएम है x, तो x की वैल्यू आएगी 6 गुना 29। और कह रहा है 6 और 29 का एचसीएफ है y। तो 6 और 29 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो y की वैल्यू हो गई 1। तो 1 को 4 से गुना किया 4। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बताना क्या आंसर होगा। आप कहोगे जी यूनिट डिजिट ना तोड़ ले, मैं कहूंगा तोड़ लो यार। 6 निम 54, 4 4 और 4 8, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए, कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। मुझे नहीं पता राइट एंगल है, लेकिन मैं बना रहा हूं। कह रहा है ए बी और ए सी दोनों बराबर है। कहता है त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, बीसी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई का रूट 2 गुना है। कहता है इसकी ए बी की लेंथ अगर 1 होगी ना तो इसकी लेंथ रूट 2 गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल ने कहा कि भाई ए बी की लेंथ का रूट 2 गुना है। तो मान लेते हैं ए बी की लेंथ 1 है तो ये रूट 2 होगी, ये 1 है तो ये भी 1 होगी। अब अगर आप किसी त्रिभुज की भुजाएं 1 1 रूट 2 हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सीधी सिद्ध नहीं होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। हमें शुरुआत में राइट एंगल नहीं माननी थी, हम तो कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल ले रहे थे। लेकिन ए बी ए सी बराबर दे रखी और वो रूट 2 दे रखा है, तो यहां से समझ में आ गया था कि 1 1 रूट 2 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। नहीं भी पता है आपको, चेक करने के लिए इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होता है।
अब क्या करें जी, परिमाप ले लो। तो मान लेते हैं जी इसका परिमाप निकालते हैं। तो आप कहेंगे देखिए जी पेरीमीटर निकालेंगे तो एक एक और रूट दो, तो एक और एक दो जमा रूट दो, तो दो जमा रूट दो यूनिट बना। जबकि एक्चुअल में जो परिमाप दे रखा वो 8 × 2 जमा रूट 2 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 8। तो ये वाली वैल्यू 8 है, ये वाली वैल्यू 8 है, और ये वाली वैल्यू 8 √2 है। 8 √2। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है जी बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 × 8। तो एरिया है 32। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, यानी 32 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, देखिए कहते हैं यार 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक तिरछखंड काटा गया। तिरछखंड काटा गया मतलब कोई सर्कल होगा। सर्कल में इस तरह से हमने एक तिरछखंड काट दिया, डायमीटर 42 है तो रेडियस आ गई 21। यदि तिरछखंड का कोण 150 डिग्री, ये कोण कहता है 150 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्र, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्र यानी 21 का वर्ग। अब देखिए दोस्त, जीरो से जीरो कटा भाई, 7×3 = 21। अब तीन, तीन से ही काटेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, तो 3×3 = 9, 9×4 = 36, 4 आया। आपने कहा जी ठीक है, 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 11। अब अपने को एक बात पल्ले पड़ेगी कि बटे में 2 बच गया। अगर बटे में 2 बच गया तो इस सवाल के आखिरी में ना दशमलव के बाद एक डिजिट आना है। तो भैया ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सी और ए आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, हमें ऊपर 11 दिखाई दे रहा है तो हमें ये भी पता है कि आंसर 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यहाँ देखें तो 5, 8 से 14, 14 में 5 गया, 11 से भाग नहीं होगा, ये जा रहा है क्योंकि डिजिट सेम है, 5 7 12, 7 5 12। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है जी। और ये चीज हम पहले स्टेप पे भी ढूंढ के दे सकते थे कि यार 11 का मल्टीपल तो होना ही है, तो एक ऑप्शन है वही आंसर हो। देखिए मेरे दोस्त, ये डीआई का क्वेश्चन है। सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 2015 और 2017 इन दोनों सालों में इंपोर्ट कितना हुआ है। और कह रहा है कि 2013 और 16 प्लस 2016 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। आप कहेंगे यार देख लेते हैं आओ। अगर हम देखने पे बात करें तो देखिए, हम 2015 और 17 में पहले इंपोर्ट चेक कर लेते हैं। मैं डीआई को बड़ा करता हूं ताकि दिखाई दे जाए। तो 15 और 17 में इंपोर्ट चेक करना है। इंपोर्ट ये खाली वाला गोला और एक्सपोर्ट भरे वाला गोला है। 15 में इंपोर्ट है 450 और 17 में इंपोर्ट है 550। 550 और 450 को जोड़ेंगे तो आएगा 1000। कितना आएगा मेरे दोस्त, 1000। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे भाई, ये आ गई 1000। अब 13 और 16 में एक्सपोर्ट देखना है। 13 और 16 में एक्सपोर्ट देखना है। 13 और 16 में एक्सपोर्ट देखना है। एक्सपोर्ट भरे वाला गोला ये। तो यहाँ 440 है और यहाँ 400 है, जोड़ेंगे 400 और 440, 840। इसका रेशियो पूछ रहा है। जीरो से जीरो काटा, 4 से काटा 25, 4 से काटा 21, 25 21 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। यानी क्या बोलेंगे, विजुअलाइजेशन पे ही ये डीआई है, कुछ अलग नहीं है। आइए इस पे सेमी डीआई पे एक सवाल और दे रखा है। पहले सवाल को ड्राफ्ट कर देते हैं अच्छे से, पूछा क्या उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। सवाल में ये पूछा है कि 2014, 16 और 17 में स्टील का कुल आयात कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यार, 2014, 16 और 17 इन तीनों ही सालों में टोटल इंपोर्ट निकालना है। और फिर कह रहा है 2013, 15 और 17 इन तीनों सालों में टोटल एक्सपोर्ट देखना है। तो कह रहा है ये इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से कितना परसेंट कम है, इसके बारे में ज्ञान देना। 14, 16, 17, 14, 16 और 17 में हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट। आओ भाई, 2014, 16, 17 में इंपोर्ट चाहिए हमें।
2014 में इंपोर्ट 360 है, 16 में 500 है और 17 में 550 है। तो 500 और 500 हजार, हजार और 300 1300, 1410। यानी मेरे बच्चे ये जो कहानी है ये है आपकी 1410। ये वाली वैल्यू जो है 1410। अब कह रहा है 13, 15 और 17। 13, 15 और 17 इसमें चाहिए हमें एक्सपोर्ट। देखिए भाई, आओ दोस्त एक्सपोर्ट ढूंढते हैं। 13 में एक्सपोर्ट 400 है, 15 में एक्सपोर्ट 600 है और 17 में एक्सपोर्ट 650 है। तो 600 और 400 हजार, हजार और 600 1650 है। तो ये जो वैल्यू है मेरे बच्चे ये है 1650। अब भाई पहले जीरो से जीरो काट लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं ये कितना कम है। तो 5 में 1 गया 4, 6 में 4 गया 2, यानी ये वाली वैल्यू 24 कम है। तो 24 कम है मेरे बच्चे किसमें, 165 पे। तो 100 पे कितना, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि यार इसकी वैल्यू बताओ। आप कहोगे जी देखिए जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे काटो, 3 से काटेंगे 8, 3 5 15 और 3 5 15, 55 आया। 55 से काटेंगे 11 और 20। तो ये जो वैल्यू आई वो आई 160/11। 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 बचा 5, 11 चौक 44, 14 पॉइंट समथिंग। यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो। समझे कि नहीं मेरे भाई? देखिए यार इस सवाल पे अगर आप गौर फरमाएं तो यहां 4263 और यहां पे भी 4263 है। यानी डाटा कोई गड़बड़ नहीं की गई है, डाटा हूबहू सेम है। मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? डाटा में कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नहीं की गई है। तो आंसर इसका हर हाल में 2346 ही रहेगा। डेसिमल कुछ भी होगा लेकिन होगा 2346। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं। अब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। आओ आंसर की तलाश करते हैं। अब मुझे एक बात ये देखनी है गौर से कि भाई मुझे यहां पे दशमलव के बाद 3 अंक थे और यहां दशमलव के बाद 3 और 3 6 और एक 7 अंक लाने हैं। अगर मुझे यहां दशमलव के साथ बाद 7 अंक लेके आने हैं मेरे बच्चे, 7 अंक लाने हैं, तो मुझे यहां पे एक बात समझनी होगी कि 3 अंकों पे पहले से, 3 अंकों पे पहले से है, यानी 4 अंकों पे और आगे लेके जाना पड़ेगा मुझे। 4 अंकों पे मेरे बच्चे मुझे और आगे लेके जाना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात समझना। देखिए भाई 4.263 है। अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूं तो नेचुरल सी बात है मुझे 10 की पावर 4 से भाग देना होगा इसे। आप 10 की पावर 4 लिख देंगे तो 4 जीरो और आ गई, तो भैया ये 7 अंकों पे डेसिमल लग जाएगा। आपने कहा ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसे 10 की पावर 4 से भाग देंगे, इसे 10 की पावर 4 से भाग देंगे, ध्यान देना मेरी बात को, इसे 10 की पावर 4 से भाग देंगे तो ऐसा बनेगा। किसी भाई को दिक्कत है? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, मेरा पॉइंट क्लियर है। फिर से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यार बात यहां के फंस जा रही है छोटी सी बात पे कि भाई ये 4.263 है और मुझे इसे कन्वर्ट करके लाना है इस वाले फॉर्मेट में। यहां 7 अंक है, डेसिमल हटाऊंगा 10 की पावर 3 है, लेकिन मुझे 7 अंकों भी चाहिए तो 10 की पावर 4 और लाना पड़ेगा ना, तभी तो ये सेटिंग बैठेगी। अगर आप इतनी बात समझ गए तो समझिए सवाल आप जीत चुके हैं। अब बात यह है कि ये जो कार्रवाई हमको करनी है, हमें ये पता चल गया कि इसे 10 की पावर 4 से भाग देना पड़ेगा, इसे 10 की पावर 4 से भाग देना पड़ेगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना। और अगर भाग दे रहे हैं मैथ की फॉर्मेट में तो हमें गुना भी करना होगा। आपने कहा ठीक है। तो जब भाग देंगे ना इसे तो ये नंबर इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा, यानी 1/0.00004263 आ जाएगा। और ये जो 10 की पावर 4 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर गुना हो जाएगा। तो इसे 10 की पावर 4 से जब गुना करोगे तो यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4 और यहां 4 है, तो इससे डेसिमल कट जाएगा तो डायरेक्ट आंसर 2 3 4 6 आ जाएगा। और यही मेरे दोस्त आपके सवाल में पूछा हुआ है। तो 2 3 4 6 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको बस इतनी बेसिक बात समझने की। आइए, कहता है 2 वर्षों के लिए 12% की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो x का मूल्य ज्ञात करो। देखो यार बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। और सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो होती है x प्लस वाई
100%। तो जो डिफरेंस होता है वो यही होता है x इंटू वाई बाई 100%, और कुछ होता ही नहीं। आपने कहा जी ठीक है। अब रेट यहाँ कितनी दर की है जी 12%, और टाइम 2 साल है, तो ये हो जाएगी 12 12 144, यानी 144 बटे 100 यानी 1.44%। तो 1.44% जो है ना वो 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1.44% की वैल्यू 18 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल क्या होगा जी 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी ये पूछ रहा है। डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नहीं यार, 18 कम 18, 18 8 144, बिल्कुल ठीक है जी। और 8 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1250। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आ गया, 1250। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि 6 साल पहले रवि, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, 6 साल पहले इनकी एवरेजेज 32 थी, तो आज हो जाएगी 32 में 6 जोड़ा 38। मैं आज की बात कर रहा हूँ, वर्तमान। ठीक है जी, 38 साल। कहता है 9 वर्ष पहले रवि की पत्नी और बच्चे की औसत आयु 24 थी। तो भाई एक बात बताओ, 9 साल पहले थी 24 वाइफ और चाइल्ड की, तो आज कितनी होगी? 24 में 9 जोड़ा 33। तो कहता रवि की उम्र बताओ जी, ज्ञात करिए क्या होगी। तो आप ये, अब तो ये वर्तमान आ गई, तो आप कहेंगे जी देखिए होनी चाहिए 38 है 33, कितने की कमी? 5 की। कितने पे? 2 पे, तो 10 की कमी। तो यहाँ 10 का बढ़ावा करना होगा, तो 38 में 10 जोड़ा 48। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई बताइए क्या होगा। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 8 की पावर a माइनस बी, और यहाँ 8 की पावर 1, तो a माइनस बी की वैल्यू है 1। अब आइए यहाँ है 512, तो 512 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3, तो यहाँ है 8 की पावर a प्लस बी, 8 की पावर 3, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 3 है। अब a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? a की वैल्यू जोड़ का आधा 3 और 1 4 का आधा 2, और b की वैल्यू डिफरेंस का आधा 1। तो a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 1, तो 2 बटे 1, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, सवाल में कह रहा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 1011 किलोमीटर है। 1011 किलोमीटर, 1011 किलोमीटर, ए बी। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से चलना शुरू करती है, एक रेलगाड़ी ए से चलना शुरू करती है और बी की ओर 30 की स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से चलती है जो ए के चलने से 15 मिनट पहले चल लेती है, ए के चलने से 15 मिनट पहले चल लेती है और 40 की स्पीड से चलती है, 40 से स्पीड लेती है। ध्यान देना इन शब्दों पे जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। एक अन्य रेलगाड़ी बी से शुरू करती है जो रेलगाड़ी ए से 15 मिनट पहले चलना शुरू करती है। देखिए यार, जब भी दो ट्रेनें चलेंगी ना, तो उनको पहले सेम टाइम पे चला लो। अब मुझे ये बात पहले से पता चल गई लैंग्वेज पढ़ते कि ये पहले चली, कितनी पहले चली जी? 15 मिनट पहले चली। तो मैं क्या करूंगा, इसे 15 मिनट चला लेता हूँ। तू 15 मिनट चल ले पहले, तेरे को चैन मिल जाए। तू यहाँ आ जा 15 मिनट चल के, 40 की स्पीड से तू यहाँ से आगे चल। तो भाई 40 की स्पीड से 15 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे जी 15 मिनट का मतलब हो गया कितना? 15 मिनट का मतलब क्या हो गया सर? 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 15 चौको 60, तो यानी 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये जो दूरी है मेरे बच्चे, ये 10 किलोमीटर है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यानी 10 किलोमीटर वो पहले से चल चुकी है, वो ट्रेन 10 किलोमीटर पहले से चल चुकी है। समझ गए भाई मेरी बात को? अब हम ये कह सकते हैं कि अब दोनों ट्रेनें राइट टाइम पे हैं। अब दोनों ट्रेनें एक साथ एक दूसरे की ओर चल रही है, दोनों ट्रेनें एक साथ एक दूसरे की ओर चल रही है। तो जब भी दो चीजें एक साथ चलना शुरू करती हैं, तो वे किसी भी दूरी को उसी अनुपात में तय करती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है। अब ध्यान ये देना कि भैया ये डिस्टेंस कितनी रह गई है, तो 1011 में से 10 घटा देंगे तो 1001 रह गई। तो हम कहेंगे जी हाँ ये डिस्टेंस रह गई 1001। तो 1001 को जो ये तय करेंगे ना, वो 3:4 में तय करेंगे। तो भैया 1001 को 3/7। अब हम जानते हैं 1001 होता है 7 गुना 11 गुना 13। ये डाटा मैं अक्सर बताता हूँ। 111 जो होता है वो 3 गुना 37 होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 1001 जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। ये चीज़ें ऐसी जो हमेशा पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए।
तो 7 से काट देंगे, ये आया। तो अब जो आंसर आएगा ना, यानी वो ए से 11 × 13 × 3 इतनी दूरी पे मिलेंगे, इतनी दूरी पे ए से मिलेंगे। अब पहला सवाल यही है कि कितनी दूरी पे मिलेंगे, लगाते हैं दिमाग, यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। 3 × 3 = 9, 9 एकम 9, यानी जिस भी ऑप्शन का इकाई अंक 9 होगा वही आंसर होगा, और वो एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर हो गया। आया ना? तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? यानी हमें ये देखना है कि जब दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया उसके बाद भी किसी भी डिस्टेंस को जो ट्रेवल करेंगे वे रिलेटिव स्पीड, मतलब उसकी उनकी स्पीड के रेशियो में ट्रेवल करेंगे, जिस अनुपात में उनकी चाल होगी उसी अनुपात में दूरी तय करेंगे। ठीक है, या फिर पहले टाइम निकाल लें फिर सोल्व करें, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। देखिए दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है, वो स्थान है पुलकित जो है, मतलब ये जी और एच से चलना शुरू करता है। कहता है पुलकित जी से चलना शुरू करता है एच की ओर, और रमेश उसी समय एच से चलना शुरू करता है जी की ओर। पुलकित और रमेश की गति 30 और 18 km/h है, यानी इसकी स्पीड 30 है तो इसकी स्पीड 18 है, तो 30 और 18 का रेशियो अगर हम लें तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो 5:3। तो मेरे भाई इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 5:3, इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 5:3, यानी पुलकित की स्पीड 5 होगी तो इसकी स्पीड 3 होगी। हमें इनकी स्पीड का रेशियो ही चाहिए होता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। कहते हैं एक दूसरे से मिलने के बाद, यानी जब इन दोनों की यहाँ कहीं मुलाकात हुई, यहाँ कहीं मुलाकात हुई, तो यहाँ मिलने के बाद इन्होंने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को, सवाल में क्या कह रहा है, जी तक पहुंचने में, एक दूसरे से मिलने के बाद जी तक पहुंचने के लिए रमेश द्वारा लिया गया समय 75 घंटे। कहता है ये जी तक 75 घंटे में पहुंचा है, तो रमेश से मिलने के बाद एच तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया होगा, ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो देखिए यार, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। फार्मूला ये रहता है कि अगर दो आदमी, एक आदमी यहां से S1 स्पीड से चले, दूसरा आदमी यहां से उसी समय पे S2 स्पीड से चले, और रास्ते में मिलने के बाद इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T1 टाइम में पूरा किया है और इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T2 घंटे में पूरा किया है, तो मेरे दोस्त इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा, यानी S1 S2, वो हमेशा ही इनके उल्टे टाइम के रेशियो के स्क्वायर रूट में होता है। तो यहां पे भी इनकी स्पीड का रेशियो है 5:3, तो ये बराबर होगा 75/T, इस अनुपात में होगा। अब आप जानते हैं क्या कि ये जो रेशियो आना चाहिए ना यहाँ अंदर कट के, वो 25/9 आना चाहिए, तभी तो वर्गमूल 5/3 आएगा। तो 25/9 आना चाहिए, तो भैया टी की वैल्यू क्या लें, तो मान लो 27 ले लेते हैं। तो 3 से काटा 25 और 3 से काटा 9, तो 25/9 आ गया, यही मेरा आंसर। अगर आप कहें नाना जी हमें तो डिटेल बताओ सोल्व करके, तो देखो यार दोनों साइड स्क्वेयर कर लो, तो 25/9 आ गया, और यहाँ स्क्वेयर किया तो 75/T, 25 थी 75, टी की जो वैल्यू आ गई वो 27 है। मेरे बच्चे, यही मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है 10 दिनों में काम खत्म करने के लिए एक्स आदमी रखे, यानी एक्स आदमी 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देते, ये था टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या कि पहले दिन जो है ना वो तो एक्स आदमी आए, अगले दिन X-5 आदमी आए, और इसी तरीके से काम चलता रहा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो एक्स आदमी एक दिन में एक्स, तो 10 दिन में 10x काम हुआ। यहां पहले दिन काम एक्स हुआ, दूसरे दिन X-5 काम हुआ, उससे अगले दिन X-10 काम हुआ, उससे अगले दिन ऐसे, और कहता है 12वें दिन जाके काम खत्म हुआ है। 12वें दिन जाके काम खत्म हुआ है, तो बताओ आदमी कितने थे, तो हमें इन सबका जोड़ निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म है 12, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है 12/2 n/2 × 2a। अब ये यानी फर्स्ट टर्म क्या है x, तो 2x प्लस n-1, तो 12, 12 में एक गया 11, और d की वैल्यू क्या है जी, 5 माइनस हो रहा है तो -5। भाई किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला होता है यही तो होता है n/2 2a प्लस n-1 × d, दिस इज द फार्मूला ना, और ये बराबर है x × 10। हमने कहा यार देखते हैं,
तुम आगे बढ़ो वीर। 2 से काटा यहाँ 6 आया, 6 से काटा 2 तिया 6, 2 5 10 आया, यह आया 5x। अब 3 को 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 6, और 3 को 55 से गुना करेंगे तो -165। 6x इधर जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 165। और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई कितने आदमी रखे थे काम पे, तो मेरे दोस्तों 165 आदमी काम पर रखे थे, 165 आदमी काम पर रखे थे। कह रहा यार इतनी सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाया गया, तो पिघालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे जी घन को पिघालेंगे तो साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो मेरे भाई होगा 216, और क्यूब रूट 4 का क्यूब करेंगे तो 4, ये आया वॉल्यूम। कहता है इसे पिघला के घनाभ बनाएगा। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो कह रहा है जी लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, तो हाइट बताओ, तो हाइट निकाल लेंगे। ये यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 12 से काटेंगे, 12 से भी क्यों काटे हम 9 से ही काट लेते पहले, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, अब काटेंगे तो मजा आएगा, 12 दूनी 24, तो h की जो वैल्यू आई वो 8 आई। अब क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है ना वो रहता है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो मेरे बच्चे लेंथ दे रखी कितनी 12 का वर्ग, ब्रेड दे रखी है 9 का वर्ग, और हाइट है 8। इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। आप पूरा सोल्व मत करो, यूनिट डिजिट लेके चलो। 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 4, 4 4 8 और 1 9, यानी यूनिट डिजिट आया 9। तो अब हमें देखना कि किस ऑप्शन में का वर्क करने पे यूनिट डिजिट 9 आए, क्योंकि भैया उनका वर्क करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, या इसका वर्गमूल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इनका वर्क करके देखना 9 किस पे आना है। 9 का वर्क करने पे 1 आता है, 8 का वर्क करने पे 4 आता है, 5 का वर्क करने पे 5 आता है, केवल 7 का वर्क करने पे ही 9 आता है, मतलब ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर। तो चलिए मेरे भाई, आप लोगों की डिमांड थी पूरे 25 सवाल होने चाहिए, आपकी डिमांड सारा आंखों पर है। अब हमारी डिमांड एक है, मेहनत करते रहिए, अच्छा कंटेंट लगे तो हमारे बारे में, कैरियर लैब के बारे में बच्चों को बताते रहिए। बढ़िया जा रहा है पढ़ने में तो वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।